अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको कैसा लगेगा कि जिन लोगों के साथ अभी आप फ़्लाइट के अंदर, एयरप्लेन के अंदर सफ़र कर रहे थे, कुछ रीज़न्स की वजह से आपको उन्हीं लोगों को अपने सर्वाइवर के लिए खा जाना पड़े। आज की वीडियो में हम फ़्लाइट 571 एंडीज़ माउंटेन का जिक्र करेंगे। ये वाक़या 1972 का है कि जब एक फ़्लाइट जिसका नंबर फ़्लाइट 571 था, उसने यूरुग्वे जो एक मुल्क है वहाँ से चिली की तरफ उसने सफ़र करना था। उसका शहर था सैंटियागो। इस फ़्लाइट के अंदर 45 लोग थे, जिसके अंदर 5 क्रू मेंबर्स थे, 40 मुसाफिर थे और उनमें से जो 40 मुसाफिरों में से एक यंग रग्बी की टीम भी थी जिनको ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब कहा जाता था। हुआ कुछ इस तरह के 12 अक्टूबर 1972 को जब ये फ़्लाइट उड़ी तो उसके बाद एक माउंटेन रेंज है एंडीज़ माउंटेन्स, वहाँ पर जाके इस फ़्लाइट को बहुत ज़्यादा बुरा वेदर देखने को मिला, जिसकी वजह से जो पायलट्स हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इस फ़्लाइट को वापस मोड़ के अर्जेंटीना के अंदर लैंड कर लेंगे और वहाँ पर उस पूरी फ़्लाइट को एक रात स्टे करना पड़ा। इस फ़्लाइट के अंदर जिस जहाज़ को यूज़ किया गया था उसको फेयरचाइल्ड हिलर FH227 कहा जाता है और ये एक बहुत कोई बड़े साइज़ का जहाज़ नहीं होता। तो जो पायलट्स थे उन्होंने फ़ैसला किया, क्योंकि अभी भी जो मौसम है वो इतना साफ़ नहीं है और ये जो जहाज़ है ये बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जा सकता। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि जो एंडीज़ माउंटेन रेंज है, क्योंकि उसमें से कुछ पहाड़ 20,000 फुट पे भी थे और ये जहाज़ इतनी हाइट पे, इतने एल्टीट्यूड पे नहीं जा सकता था कि ये इन पहाड़ों के ऊपर से जा सके। उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम लोग साउथ की तरफ जो प्लेंचॉन पास है वहाँ से गुजरते हुए नॉर्थ की तरफ टर्न करेंगे। उतनी देर में जो ये एंडीज़ माउंटेन्स हैं ये भी गुजर जाएंगे, तो फिर हम लोग नॉर्थ की तरफ टर्न करके सैंटियागो की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उस दिन भी जो मौसम था वो साफ़ नहीं था और उस वक्त की जो जहाज़ की टेक्नोलॉजी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उनको एग्जैक्ट नेविगेशन दे सके। और बादलों के ऊपर, क्योंकि वो जो को पायलट थे वो बहुत देर से उस एरिया के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, तो उनका ख्याल था कि जितनी देर से हम लोग ने ट्रैवल किया है इतनी देर में तो एंडीज़ माउंटेन्स अब गुजर चुके होंगे। लेकिन वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि वो उन पहाड़ों के अभी बीच में ही फ़्लाइट कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने प्लान किया था कि साउथ से फिर हम लोग नॉर्थ की तरफ टर्न लेंगे सैंटियागो के लिए। लेकिन जब उन्होंने सैंटियागो के लिए टर्न लिया तो उनका यही ख्याल था कि एंडीज़ माउंटेन्स अब यहाँ से गुज़र चुके हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा आसमान जब साफ़ हुआ और सामने उन्होंने देखा कि दो एंडीज़ माउंटेन्स के दो पहाड़ बिल्कुल उनके सामने थे और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपने जो जहाज़ हैं उसको उसके ऊपर लेके जा सकें, और दूसरी बात ये कि उस जहाज़ में इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो इतनी स्पीड से अपने एल्टीट्यूड को हाई कर सके। हुआ कुछ इस तरह कि जब उन्होंने जहाज़ का मुंह ऊपर किया, मतलब जहाज़ को उन्होंने ऊपर लेके जाने की जब कोशिश की, उसके अंदर इस तरह हुआ कि वो जो पहाड़ की जो चोटी है वो जहाज़ की जो टेल होती है उसको जाके हिट की, जिसकी वजह से जहाज़ जो था वो कंट्रोल में नहीं रहा और उसकी जो विंग थी वो वहाँ से बिल्कुल तबाह हो गई। अब जब विंग तबाह होगी तो जहाज़ को उड़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि विंग जहाज़ को बैलेंस करने में हेल्प करती है। इसके बाद जहाज़ फ़ौरन पहाड़ के ऊपर गिरा और कहा जाता है कि 725 मीटर्स जहाज़ रगड़ा गया आइस के ऊपर और उसके बाद कुछ देर बाद एक स्नो बैंक के ऊपर आके वो रुक गया। इस इमीडिएट इम्पैक्ट की वजह से 12 लोग एट द स्पॉट मर गए थे। जो टेल एंड के ऊपर कुछ क्रू मेंबर्स थे वो मर गए और जो टेल के पास बिल्कुल जो सीट्स होती हैं जहाज़ के अंदर, वहाँ पे मौजूद लोग भी इसके अंदर मारे गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो 12 लोग हैं ये उसी वक्त मर गए थे, लेकिन बहुत सौ का ये भी मानना है कि उसमें से कुछ लोग पहले कोई 5-6 लोग शायद मरे, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो जो इंजरीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर इंतहाई कोल्ड वेदर था, जिसकी वजह से लोग इंजरीज़ को सस्टेन नहीं कर सके और वो फिर मर गए। अब 14 से लेके 20 तक बहुत से लोग इंजरीज़ की वजह से मारे गए और 20 अक्टूबर को इस जहाज़ के अंदर टोटल लोग 28 रह गए थे जो कि सर्वाइवर्स थे। अब इनके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो खाने की थी। कुछ लोगों के पास उनके बैग्स के अंदर शराब की बोतलें, चॉकलेट बार्स और कुछ फ्रूट्स पड़े हुए थे,
लेकिन वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि उन्होंने इस जगह के ऊपर कितनी देर स्ट्रैंडेड रहना है, कितनी देर फंसे हुए रहना है, कि ये खाना इनके लिए बहुत कम है। अब इसमें मसला ये हुआ कि फ़्लाइट रेडार पे जब ये जहाज़ क्रैश हुआ तो ऑब्वियसली रेडार से ही जहाज़ गायब हो गया। लेकिन को पायलट ने जो वॉच टावर होता है, जो कि आप कह लें कंट्रोल टावर जो होता है, जो जहाज़ को बोलता है कि तुम इस साइड पे ट्रैवल कर सकते हो, इस साइड पे ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको जो लोकेशन दी गई थी वो, क्योंकि को पायलट को आइडिया नहीं था वो कहाँ पर हैं, तो उनको जो लोकेशन दी गई थी वो उस क्रैश साइट से 110 किलोमीटर दूर थी। अब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन वो उस जगह से 110 किलोमीटर दूर थे, तो उस एरिया के अंदर तो कोई जहाज़ था ही नहीं। तो उसकी वजह से सर्च ऑपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और वो लोग जो वहाँ पे सरवाइव कर चुके थे उनके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि अब उनका असल जो मकसद था वो उनका सर्वाइवल था एक स्नो ग्लेशियर के अंदर, जहाँ पे उनके पास ना कुछ खाने पीने को है और ना कोई मोटे कपड़े हैं कि वो अपने आप को कवर कर सकें। अब जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लेशियर्स के अंदर आपको रात को स्नो स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स मिलते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ सारी जो थी वो उनका खाना था, और इतनी ज़्यादा हाइट के ऊपर, इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं होती कि आप लोग फ्रीली सांस ले सकें। अब उन्होंने किया ये कि बहुत देर हो चुकी थी, एटलीस्ट कोई 18 दिन हो गए थे, उनके पास कोई हेल्प नहीं आ रही थी। तो उन्होंने किया कुछ इस तरह के, उन्होंने कुछ लोगों के ग्रुप्स बनाए और उनको कहा कि तुम लोग डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जाके वॉक करो, और वॉक करने के बाद देखो अगर आसपास कोई बस्ती देखने को मिलती है, कोई गांव देखने को मिलता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहां से हेल्प को बुलाया जा सके। अब इस तरह करके बोला जाता है कि 4 ग्रुप्स को बनाया गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के अंदर उनको सेंड किया गया। सबसे पहली बात तो ये होती थी, जब वो लोग फर्स्ट जब डे पे वो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे पहले दिन ही स्नो स्टॉर्म आ गया। तो स्नो स्टॉर्म की वजह से बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है, और उन्होंने इतना ज़्यादा वॉक भी कर ली हुई थी, एनर्जी लेवल्स भी बहुत कम थे, सिर्फ चॉकलेट की बार्स थी उनके पास। तो वो फर्स्ट डे उनको वापस आना पड़ा। अब दिन ये आ गया कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि वॉक करने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए इन लोगों को फूड की ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी, कि इनके पास एनर्जी हो ताकि ये ज़िंदा रह सकें और ये वॉक करके अपने लिए कोई हेल्प ढूंढ सकें। उधर एक ग्रुप था जिसने डिसाइड किया कि हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे पास खाना नहीं है, तो जो पैसेंजर्स मर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे किया था कि जो लोग मर चुके थे उनको उन्होंने स्नो के अंदर बैरी कर दिया था, दफना दिया था। तो उस ग्रुप ने डिसाइड किया क्योंकि हमारे पास वाहिद जो खाने की चीज़ है वो यही लोग हैं। तो उधर फिर ये डिसीजन लिया गया कि जो लोग मर चुके हैं अपने सर्वाइवल के लिए अब हम उनको खाएंगे। उसके बाद हुआ कुछ इस तरह, क्योंकि जहाज़ के अंदर वो ज़रा क्रैश हुआ था, उसके अंदर कुछ लोहे के टूटे हुए पीस भी थे, कुछ शीशे के भी टूटे हुए पीस थे। तो उन्होंने जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकाला और आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी जो गोश्त के हिस्से हैं वो उन लोहे के जो पीस हैं और जो शीशे के पीस हैं उनको काटना शुरू किया। कि ऑब्वियसली उनके पास कोई आग भी नहीं थी कि वो उनको एटलीस्ट कोई पका सकें, कुछ कर सकें। तो उन्होंने उन लोगों का, अपने ही साथ जो मुसाफिर हैं, उनका रॉ मीट खाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने उनको खाना तो शुरू कर दिया। उनके पास एक रेडियो था, लेकिन वो रेडियो सिर्फ आप सुन सकते थे, उसके ज़रिए कोई मैसेज नहीं भेज सकते थे, उसमें बोल नहीं सकते थे। उसमें उन्होंने अपनी फ़्लाइट का नाम सुना और उसमें उन्होंने ये भी सुना कि जो हुकूमत है उन्होंने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया है, और जितने भी लोग हैं हुकूमत ने कहा कि ये सब लोग मर चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको उनका जहाज़ नहीं मिल रहा था। जिस दिन उन्होंने ये रेडियो सुना उस दिन की रात को एक चीज़ होती है एवलांच के अंदर जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर से जो बर्फ़ होती है वो नीचे की तरफ स्लाइड करती है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होती है। तो उस बर्फ़ ने डायरेक्टली आके इनका जो जहाज़ था उसको स्ट्रक किया और वो जहाज़ बेसिकली बर्फ़ के अंदर स्ट्रैंड मज़ीद हो गया, क्योंकि वो जहाज़ ही वाहिद उनके पास एक स्पेस थी जहाँ पे वो लोग रात को रह लेते थे, अपने आप को थोड़ा सा कवर कर लेते थे। इस एवलांच के अंदर मज़ीद 8 लोग मर गए।
इस एवलांच, जब एवलांच होता है तो ऑब्वियसली जो स्नो होती है उसका बहुत कम टेम्परेचर होता है और फ्रॉस्ट बाइट के चांसेस होते हैं। फ्रॉस्ट बाइट के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपकी कोई बॉडी पार्ट बिल्कुल डेड हो जाता है। जैसे यूजुअली ये हाथों को होता है, जब हाथ की जो उंगलियां हैं उसकी वेन्स वगैरह सब कुछ डेड हो जाती हैं और उनका जो रंग है वो ब्लैक हो जाता है और इसका कोई रिवर्सल नहीं होता, इवेंचुअली उस हिस्से को काटना पड़ता है। तो कुछ लोगों को ये हो गया क्योंकि अब नवंबर का मिड स्टार्ट हो चुका था और जो विंटर्स हैं वो अपनी पीक के ऊपर आ रहे थे। इसकी वजह से, फ्रॉस्ट बाइट्स की वजह से 2-3 लोग और इसके अंदर मारे गए और अब जो वहाँ पे ज़िंदा लोग थे, सर्वाइवर्स थे, उनकी सिर्फ 16 से 17 तादाद रह गई थी। अब डे 61 था, वो लोग वहाँ पे स्ट्रैंड हुए हुए थे। तो उसमें से 3 लोगों ने प्लान किया, उन्होंने एक्स्ट्रा जो अपने साथ जो कपड़े हैं वो पहने क्योंकि अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी, क्योंकि अब दिसंबर का महीना शुरू हो गया हुआ था। तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग हिम्मत करके ऊपर की तरफ थोड़ा सा पहाड़ को चढ़ते हैं और ऊपर से व्यू देखते हैं कि शायद हमें कोई दूर कोई सिविलाइजेशन, कोई गांव वगैरह कुछ भी नज़र आ जाए जहाँ से हमें हेल्प मिल सके। वो बहुत आवर्स की ट्रैवल करने के बाद, बहुत आवर्स की ट्रैकिंग करने के बाद जब वो पहाड़ के ऊपर पहुँचे तो उनको वहाँ पे सिर्फ पहाड़ ही देखने को मिले। उनके आगे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे, दूर दूर तक कोई भी गांव का नामो निशान भी नहीं था। अब उन्होंने अपनी फिर डायरेक्शन को चेंज किया और उनमें से 2 लोगों ने ये प्लान किया कि अब हम लोग दूसरी डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। उन्होंने ज़्यादा अमाउंट के अंदर अपने पास खाना रखा कि ऑब्वियसली इनका ये प्लान था कि अब हमें जितना भी दूर जाना पड़े हम सरवाइव करके हम जाएंगे। तो इन्होंने फिर 10 दिन का ट्रैक किया और 55 किलोमीटर्स इन्होंने पहाड़ों के अंदर ट्रैवल किया और उसके बाद उनको कुछ फुटप्रिंट्स मिले जानवरों के। वो बेसिकली फुटप्रिंट्स जो थे कैटल के थे और उसके साथ कुछ ह्यूमन फुटप्रिंट्स भी थे, जिससे उनको आइडिया हुआ कि शायद यहाँ पे कोई आदमी अपने जानवरों को चराने के लिए लेकर आया हुआ था। तो वो एक रिवर की साइड के ऊपर खड़े हुए थे, ऑपोजिट साइड के ऊपर उन्होंने 3 लोग दिखे जो अपने जानवरों को लेकर वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने किया इस तरह के, पहले उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें उनको दी, लेकिन असल में जो रिवर था उसका शोर इतना ज़्यादा था कि उनको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। फिर उस आदमी ने अपने पास से एक रॉक उठाया और रॉक उनकी तरफ फेंका और जब वो जो जानवर वाले थे वहाँ पे जो शेपर्ड्स थे, उन्होंने जब उनकी तरफ देखा, उनकी तरफ फिर गए, उनको फिर ब्रेड दी और जो स्ट्रैंडेड आदमी थे प्लेन क्रैश की, उसने उसको बताया कि मैं एक प्लेन क्रैश का सर्वाइवर हूँ। तो जिस आदमी के साथ उन्होंने बात शेयर की, कहा जाता है कि उसने इस वाक़े के बारे में सुना हुआ था। उसने फ़ौरन से हेल्प बुलाई और उसके बाद चिली के 2 जो एयरफोर्स के तैयारे थे वो उनकी जो क्रैश साइट है वहाँ पर गए और 72 दिनों बाद उन जो स्ट्रैंडेड लोग वहाँ पे थे उनको फिर रेस्क्यू कर लिया गया। ये जो सर्वाइवर्स हैं उसमें से बहुत से लोग आज भी ज़िंदा हैं और ये जो भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये रियल जो उस टाइम की पिक्चर्स हैं जब इनको रेस्क्यू किया गया था। ये पिक्चर्स उस वक्त की हैं। जब भी इनका कोई इंटरव्यू सामने आता है और जो रिपोर्टर है उनसे एक सवाल पूछता है कि इतना बड़ा डिसीजन अपने फेलोज़ को खाने का आपने किस तरह लिया, तो ये लोग आगे से थोड़ा सैड हो जाते हैं, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए इनको उन लोगों को खाना पड़ा था। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।